कॉलेज प्रशासन के इस फैसले से साफ पता चलता है कि उन्हें छात्रों की कितनी परवाह है। इसलिए यह भूख हड़ताल जो पिछले 4 दिनों से चल रही है अब वो अनिश्चित काल तक चलेगी। जा खड़ा हर लड़का हर लड़की, खाना तो क्या पानी की एक बूंद तक। पेप्सी थी यार, पी गया। पंजाब में विधानसभा चुनावों में करीब 8 और 9 महीने का वक्फा रहता है, लेकिन मोगा शहर और उसके आसपास के गांवों में आपको ऐसे पोस्टर लगे मिलेंगे जिन पर सी वोटर का सर्वे दिखाया गया है और पोस्टरों पर पंजाबी में लिखा है कि झाड़ू वालों की सरकार बनेगी और नीचे झाड़ू को 100 सीट, कांग्रेस को 10 सीट और अकाली दल को 7 सीट मिलेंगे। पोस्टर को किसने जारी किया यह कुछ नहीं लिखा और न ही किसी प्रिंटिंग प्रेस का नाम छपा है, जबकि किसी भी तरह का कोई भी पोस्टर हो उस पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम होता ही है, जबकि इन पोस्टरों पर किसी भी पार्टी और प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं है। पोस्टर की जानकारी लेने के लिए जब हिंदुस्तान के शिवसेना पंजाब प्रधान से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो 14 साल से राजनीति में है और उनके ख्याल से इस इलाके में किसी ने भी सी वोटर का नाम नहीं सुना। ऐसे पोस्टर बाजार में 2-3 रुपए में छप जाते हैं क्योंकि कोई भी जो मर्जी लिखा कर लगवा देता है। सर्वे में 100 सीट करने वाली आम आदमी पार्टी को पंजाब में शायद 1 सीट भी ना मिले। इतना जरूर है कि 5% वोट जरूर खराब होंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों या अकाली दल के। बस वो सर्वे है, जनता का सर्वे है। 100 सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की। तो ये सी वोटर जो क्या कंपनी है कोई, या कैसे किया है सर? ये कंपनी के थ्रू सर्वे होता है, लोगों से पूछा जाता है कि कैसे कैसे आप किसको पसंद करते हैं, किसको वोट डालना चाहते हैं। उस सर्वे के थ्रू ये सारा बना हुआ है। ये सर्वे कब हुआ जी? तकरीबन 1.5 महीने पहला हुआ। कौन कौन सी जगह पे हुआ? यानी सारे पंजाब में। तो अभी आपको क्या लग रहा है इसमें? इसमें है लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और 100 से ऊपर सीट आएगी, आप देख लेना। जनता बदलाव चाहती है। अजय जी, जैसा कि कोई भी हम पोस्टर वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर किसी कंपनी का नाम लिखा होता है या प्रिंटिंग प्रेस का नाम लिखा होता है, इस पोस्टर के ऊपर आपके कोई प्रिंटिंग का प्रेस का नाम नहीं है, किसी कंपनी का नाम नहीं है? आम आदमी पार्टी का पोस्टर है बस। तो इसके ऊपर प्रिंटिंग प्रेस वाले का नाम होना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, इससे इस बात में मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो पार्टी की तरफ से आया, वही हमने लगवाए हैं। मतलब आपका कहना है कि ये सारे पोस्टर दिल्ली से छप गए हैं? नहीं, वो पार्टी के पंजाब की टीम है ना, दिल्ली से क्या बात है उसमें। पंजाब पार्टी की तरफ से आए ना, पार्टी तो पंजाब में भी है, दिल्ली में भी तो है। तो जैसे हर पोस्टर के ऊपर मेंशन किया होता है हाँ जी कि इस पोस्टर को स्पॉन्सर ये कर रहा है वो कर रहा है, इस पर किसी का भी नाम नहीं? जैसे ये पार्टी की तरफ से है ना, नाम को स्पॉन्सर किया नहीं किसी, पार्टी की तरफ से है। पंजाब की टीम बनी हुई है, टीम की तरफ से आया, कैसे लग रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कि ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है। ना तो ऐसा कोई सर्वे हुआ है, ना ऐसा कोई मतलब जो उन्होंने लगाया भी है सर्वे की रिपोर्ट, अगर आप उसी को ही देख लेंगे तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि कितना झूठ बोल रहे हैं। उसके नीचे किसी प्रिंटिंग प्रेस की कोई वो नहीं है, स्टैंप नहीं है, किसी का नाम नहीं है। ये सर्वे एक तो यहाँ तो मैं पक्के दावे के साथ कह सकती हूँ, आप पूछ भी लीजिए, कोई सर्वे नहीं हुआ। ये इनकी टोटल गप है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताने की बात है लोगों के बीच में। बल्कि जो मैं बता रही हूँ, इनका जो नामो निशान नहीं रहेगा पंजाब में, ऐसा इनका इस बार इलेक्शनों में हाल होगा। देखिए, अगर वो आ रहे हैं, इसका डिसीजन तो खैर हमारी सरकार ही, हमारे जो प्रेसिडेंट है वही लेंगे, पर अगर आ रहे हैं, उनका स्पाकदार सामने है तो लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ये तो हमारी पार्टी ही सोचेगी। बाकी एक बात मैं इसके बारे में ज़रूर बताना चाहती हूँ कि आपके इन आप वालों में पूरी तरह फूट डली हुई है। अगर इनके 4 MP बने हैं तो चारों के मुँह ही अलग अलग हैं। और अभी आप देखिएगा कि आने वाले 2-3 दिनों में इनके जो बिल्कुल रास्ते हैं इनके अलग हो जाने हैं। बल्कि जो इनसे पहले पार्टी टूटी हुई थी, यादव जी और दूसरे, वो एक नई पार्टी बनाने वाले हैं, मैं आपको बता रही हूँ।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ओएसडी अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस और इनेलो पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि उनकी राजनीति सूझबूझ और क्षमता को हरियाणा की जनता ने ठीक से समझ लिया है। पिछले लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में जनता ने बीजेपी के पक्ष में फैसला कर लिया है और पिछले चुनाव की भांति आगामी 22 मई को होने वाले निकाय चुनाव में पंचायती चुनाव की भांति भाजपा के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। अमरिंदर सिंह आज लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में जनता की शिकायतें सुनने के बाद मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने दावा किया कि चुनावों में भी पंचायती चुनाव की तरह भाजपा के उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगे। अपनी तरफ से इन कांग्रेसी मित्रों और इनेलो के मित्रों को ये कहना चाहता हूं कि उनकी जो राजनीतिक सूझबूझ जो क्षमता है उसको हरियाणा की जनता ने ठीक से समझा हुआ है। उसमें से जनता ने जब फैसला करना प्रारंभ किया तो विधानसभा के चुनाव के परिणाम दूसरे प्रकार के थे, पार्लियामेंट के चुनाव के परिणाम दूसरे प्रकार के थे और इस राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जब रहने का मौका मिला है उसके बाद जो पंचायत चुनाव है उसके परिणाम दूसरे थे। इस नाते मैं ये कह सकता हूं कि इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने राजनीतिक चरित्र को ठीक करने के लिए, अपनी विश्वसनीयता को मजबूत करने के लिए सामाजिक क्षेत्र के काम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके जनता में यह विश्वास पैदा करें कि वह वास्तव में राजनीतिक कार्यकर्ता है, कोई गुंडा मवाली नहीं है। इस प्रकार का कोई वायुमंडल नहीं क्रिएट करेंगे जैसे करनाल में हुआ था। तो करनाल में जो कांग्रेस की घटना रही है वह निश्चित रूप से हरियाणा की राजनीति को कलंकित करने वाली जैसी घटना रही है। इसलिए मेरा इन मित्रों से निवेदन है कि सामाजिक काम में भागीदारी सुनिश्चित करके अपने राजनीतिक चरित्र को साफ सुथरा करके फिर जनता के बीच में जाने का प्रयत्न करें। मोदी मित्र मंडल में अलग से आयुष मंत्रालय के बाद भी योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स कर रहे छात्रों को पूरी सुविधा नहीं दी जा रही है। यह हाल है केंद्रीय विद्यालय BHU का, जहां मिर्जापुर स्थित BHU की बरकच्छा शाखा पर पिछले 24 घंटे से अधिक समय से प्रशासनिक भवन के सामने योग और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स करने वाले छात्र छात्राएं धरने पर बैठे हैं। BHU और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्र छात्राओं की मांग है कि कोर्स का संचालन बरकच्छा के बजाय BHU के मेन कैंपस से किया जाए। यहाँ पर सुविधा का अभाव है, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल भी नहीं करवाया जाता और हाल यह है कि कोर्स को आयुर्वेद वैदिक फैकल्टी में पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के लिए अलग से फैकल्टी भी नहीं मिली है, जिससे उनका भविष्य चौपट हो रहा है। वे लोग अपने करियर को लेकर परेशान हैं। छात्र छात्राओं ने चेतावनी भी दी है कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो आमरण अनशन किया जाएगा। कि हमारा जो BNYS कोर्स है यहाँ साउथ कैंपस में चल रहा है और हमारा IMS फैकल्टी के अंदर हम लोग आते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर। उसमें सारे MBBS, BA, MS, BDS कोर्सेज, सारे मेडिकल कोर्सेज मेन कैंपस में चलते हैं, लेकिन सिर्फ एक हमारा कोर्स है जो BNYS यहाँ चलता है। तो हमारी मांग, सबसे पहली मांग ये है कि हमें जब यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है ना टीचर्स है, 3 टीचर्स हैं जो चारों बैच को पढ़ाते हैं, तो ये कोई मतलब नहीं होता है। ऐसी पढ़ाई का हम क्या करें जब हम आगे जाके कुछ सीखे ही ना। ऐसे डॉक्टर बनकर हम क्या करेंगे जब हम लोगों का इलाज ही ना कर पाए। तो हम बस ये चाहते हैं कि हमारा कोर्स पूरा मेन कैंपस शिफ्ट किया जाए और हमें सही हक मिले, इक्वल मतलब हमारे साथ ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसे नहीं होता है, हमें समाधान नहीं मिलता है तो हम आगे बहुत वायलेंस पे भी उतर सकते हैं। अगर हमारा नहीं होता है हम भूख हड़ताल भी करेंगे अगर आगे जाके, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। लेकिन BHU में कोर्स तो खुल गया, लेकिन इसको सही सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जिससे कि बच्चे ये अच्छे से योग प्राकृतिक चिकित्सा सीख सके। अस्पताल का अभाव है, पैसे काफ़ी लग रहे हैं, लेकिन इनको अच्छा ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेद फैकल्टी के अंतर्गत चला जा रहा है। आयुर्वेद के लोग नहीं चाहते हैं कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा का फना हो। योग और प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे शोध की ज़रूरत है और इसमें जितना ही अच्छे से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, इससे हॉस्पिटल रहे जहाँ पर बच्चे पेशेंट देखें, इलाज करें, तब तो उनको विश्वास बढ़ेगा कि पानी से इलाज कितना जादुई तरीके से काम करता है। तो नहीं, अगर सुविधाएं साउथ कैंपस में उपलब्ध हो रही BHU के, तो इसको मुख्य परिसर में इस कोर्स को स्थानांतरित कर दें, जिसकी वजह से छात्र वहाँ पर अधिक से अधिक मरीज हैं वहाँ पर सीखेंगे और वहाँ OPD भी स्टार्ट कर दें इसके।
पानी को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और लोग दिनों दिन गिरते जल स्तर को लेकर चिंतित हैं। हर तरफ जल संरक्षण को लेकर कवायद की जा रही है। पानी की बेवजह बर्बादी को रोकने और जल संरक्षण के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए यूपी के मुगलसराय में स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली। मुगलसराय की एक सामाजिक संस्था की अगुवाई में सैकड़ों स्कूली बच्चों ने मुगलसराय नगर में भ्रमण किया। इन बच्चों के हाथों में पानी को बचाने के लिए अपील वाली तख्तियां थी और इन बच्चों ने पानी बचाने से संबंधित नारे भी लगाए। संस्था के लोगों का कहना है कि पानी बचाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शहर और नगरीय क्षेत्र के साथ हर छोटे बड़े गाँव में भी जागरूकता रैली निकाली जाएगी। आज कार्यक्रम पहल समाज संस्था द्वारा एक रैली निकाली गई जिसमें स्टूडेंट पब्लिक स्कूल और स्टूडेंट एजुकेशन सेंटर के बच्चे सम्मिलित हैं आज इसमें, और नगर के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। आज पूरे नगर हम लोग भ्रमण करेंगे और सभी को संदेश देंगे कि जल बचाओ जीवन बचाओ, अगर जल रहेगा तो ही जीवन होगा। इस हमारी संस्था द्वारा इस हफ्ते लगातार पूरे नगर में हम लोग जाकर गोष्ठियाँ करेंगे जल बचाने के लिए, और सभी लोगों को, पूरे नगर वासियों को एक संदेश देंगे कि जब जल रहेगा तो ही हमारी जीवन रहेगी। पहले तो हम पूरे नगर में घूमकर जहाँ देख रहे हैं जहाँ वेस्टेज पानी का हो रहा है वहाँ रुकवा रहे हैं। जहाँ भी नलें टूटी हुई है वहाँ नलों को बदलवाना, पहले वहाँ सही कराना, फिर उसके बाद जहाँ पे नल के सप्लाई लगे हुए हैं, जहाँ ठंडे पानी लगे वहाँ पानी नहीं, वहाँ पानी वेस्ट हो रही है, वहाँ पानी गिर रहे हैं, उसको सही करवाना, उसको बंद करवाना उसको। और फिर जो कपड़े धुलने वाले धुल कर जो कपड़े जो वेस्ट पानी निकल रहे हैं उसे लेकर पौधों में डलवाना, और फिर इस तरह रोडों पर जहाँ पे जल की आवश्यकता है वहाँ पे डलवा काम कर रहे हैं हम लोग अभी। हमने आज पानी को बचाने का अभियान निकाला है, रैली निकाला है, और हमें पानी को बचाना चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पानी का वेस्ट करेंगे तो कल वो हमें नष्ट कर देगा। पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जल है तो कल है। आप कैसे जल को सेव कर रहे हैं, वाटर सेव कर रहे हैं? हम जल को कम यूज़ कर रहे हैं, उसको बहा नहीं रहे हैं, और उसका कम से कम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक्स। यूपी के संत कबीर नगर के धनघटा थाना क्षेत्र के बहरादाड़ी गांव विवाद जिसमें एक घायल है। ग्रामीणों के अनुसार मंदिरानंद पुत्र फौजदार की कल शादी थी। बारात विदा हो ही रही थी कि उसी समय बहरादाड़ी के गामा पुत्र निवास यादव और चंदन पुत्र सोमनाथ लोहार के बीच झगड़ा हो गया और गामा घर से कट्टा लेकर चंदन को मारने दौड़ा। इस दौरान उसने फायरिंग भी की, लेकिन गोली मंदिरानंद के रिश्तेदार वीरू को लगी। इस दौरान पीड़ित को मलौली लाया गया, जहाँ से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वीरू की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं गोली मारने वाला आरोपी फरार है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले के चलते रात 10 बजे एएसपी ने मौके का दौरा किया। हमारे भाई का शादी था, हम लोग बारात लेकर निकले बाजा गाजा के साथ। अचानक वहाँ मारपीट होने लगा। जो मैंने मारपीट करने वाला ही मेरे ही गाँव के थे। उसके बाद हम अपना बारात को आगे लेके निकल गए काली माई के स्थान पर। वहाँ अपना चलते रहा, उधर मारपीट हुआ, खबर लगा कि अपने रिश्तेदार को गोली लग गया। आने के बाद देखे कैसे ऐसा बात है, फिर चौकी पर गए। चौकी के बाद थाने में आए, थाने चौकी से भेंट हुआ नहीं, थाने पर पहुँचे, थाने से लेकर यहाँ आए। अब क्या है देखिए भैया, बाकी उन लोगों से मेरा कोई नहीं था। औसतन बड़े लोगों को साल में 2 से 3 बार सर्दी जुकाम होता है, जबकि बच्चों को 8 से 12 बार। सर्दी जुकाम से सुरक्षा के लिए अपनाएं हमदर्द जोशीना। दूसरे ब्रांड्स के विपरीत इसका हर्बल मिश्रण सर्दी खांसी से दे आराम बिना सुस्ती लाए। ठंड या बारिश में सर्दी खांसी के शुरुआती लक्षणों पर अपने बच्चे को जोशीना पिलाएं, जो उसे रखे सर्दी खांसी से एक कदम आगे। तो अपने परिवार को दें जोशीना की सुरक्षा। ये था मेडिफेक्ट्स हमदर्द जोशीना के लिए। कहाँ चली गई? फ्रिज में देखा, यहाँ भी नहीं है। छत पे वहाँ होगी। मिली क्या? जरूर इसी ने खोई होगी। आपको नहीं मिलता क्या? जाके ढूंढना होगा। ये हमारी बात है, खोई थी अब मिल गई। बात अरे मैं तो कितनी सारी बातें करती हूँ। कुरकुरे अब कई नए अंदाज में तो मिली ना कुरकुरे के साथ फैमिली फ्री।
अमृतसर के थाना सी डिवीजन की पुलिस ने हरमन गेस्ट हाउस में चल रहे वैश्यावृत्ति के अड्डे का भंडा फोड़कर रंगरलियां मना रहे 4 जोड़ों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की छापामारी के दौरान गेस्ट हाउस का मालिक विक्की कुमार फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि पुलिस ने गेस्ट हाउस के मालिक सहित 4 जोड़ों के विरुद्ध केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार गेस्ट हाउस का मालिक जहाँ लड़कों से मोटी रकम लेकर उन्हें लड़कियाँ मुहैया करवाता था, वहीं लड़कियों से भी मोटी कमीशन खाता था। थाना इंचार्ज इंस्पेक्टर अमरीक सिंह का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि उक्त गेस्ट हाउस का मालिक देह व्यापार का धंधा चला रहा है, जहां आने वाले लड़के लड़कियों को कमरे मुहैया कराए जाते हैं। इसके तहत आज पुलिस ने गेस्ट हाउस पर नजर रखते हुए लेडीज पुलिस के साथ गेस्ट हाउस पर रेड की और वहां से 4 जोड़ों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 जोड़े बटाला शहर के और बाकी 2 पट्टी कस्बे से हैं। पुलिस द्वारा दोषियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू करा दी गई है। ਅੱਜ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਲਿਆਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਮਨ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋੜੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੇ ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੇ 4 ਜੋੜੇ ਜੋ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲੇ? ਇਹ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਤਾਂ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਰੋਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਲਿਆ ਦੇਣੀ नॉर्थर्न रेलवे की ट्रेन शान पंजाब में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के सफल परिणामों के बाद रेलवे ने अब लंबी दूरी की 25 ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और अब जल्द ही अन्य ट्रेनों में भी तीसरी आंख के जरिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार रेल विभाग ने इस वर्ष प्रमुख ट्रेनों में 500 सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। ट्रेनों में लगातार बढ़ रही छेड़छाड़, चोरी, लूटपाट व छीना झपटी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे ने सभी ट्रेनों का लेखा जोखा तैयार करना शुरू कर दिया है कि किस रूट पर कौन सी ट्रेन में इस प्रकार की ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। इन ट्रेनों से संबंधित सारी जानकारी रेलवे मुख्यालय में भेजने के आदेश दिए गए हैं और साथ ही सभी मंडल अध्यक्षों से यह भी पूछा जा रहा है कि कौन सी ट्रेन में सीसीटीवी लगाने की सबसे ज्यादा जरूरत है। रेलवे विभाग के आदेशों के बाद सभी मंडल अधिकारियों ने डेटा तैयार करना शुरू कर दिया है। इसके आधार पर 25 ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह कैमरे शान पंजाब ट्रेन में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की तर्ज पर ही लगाए जाएंगे और इसका नियंत्रण गार्ड रूम से ही होगा, जहां एक और एलईडी स्क्रीन की मदद से कोच के अंदर से सारा घटनाक्रम दर्ज होता जाएगा। फिलहाल शान पंजाब में लगे सीसीटीवी कैमरे से मिले अच्छे फीडबैक को देखते हुए रेलवे ने विशाखापट्टनम स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, प्रशांति एक्सप्रेस, कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, तपस्विनी एक्सप्रेस, पुरी जोधपुर एक्सप्रेस, नंदन कानन एक्सप्रेस, इन सारी ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। सीसीटीवी बढ़ाए जा रहे हैं और ट्रेन में क्या कुछ है इसमें? अभी हाल ही में शान पंजाब में 25 सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उसकी सफलता को देखते हुए रेलवे ने ये भी अभी डिसीजन लिया है कि 25 और ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरा लिए जाएंगे। ये सभी रेलवे यात्रियों की सिक्योरिटी को लेकर हम ये सब कर रहे हैं, ताकि रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा है जो है उसी को हम प्रायोरिटी दे रहे हैं, वो प्रोवाइड की जाए यात्रियों को। भीषण गर्मी से बचने के लिए इंसान बाजार में बिक रहे पेय पदार्थ को पीकर अपनी प्यास बुझा रहा है, मगर बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे दूषित पेय पदार्थ शरीर के लिए कितने हानिकारक हैं, इससे हम सभी अनजान हैं। इसके सेवन से बचने के लिए खाद्य विभाग टीम बनाकर पूरे शहर में इसकी स्वच्छता की परख कर रहे हैं और दुकान मालिकों को साफ सफाई रखने के निर्देश दे रहे हैं। साथ ही टीम द्वारा मालिकों की दुकान के रजिस्ट्रेशन भी चेक किए जा रहे हैं। से जो गन्ने का जूस बिक रहा है, जूस की जो दुकानें हैं उनको स्पेशली आज देखने के लिए हम लोग निकले थे। तो गन्ने की दुकानों में मुख्य रूप से सफाई की व्यवस्था, किस तरीके से सफाई करते हैं गन्ने वगैरह की सफाई, और जूस की जो दुकानें हैं उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, इस चीज़ को लेकर उनको निर्देशित किया गया। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं था उनको रजिस्ट्रेशन के लिए निर्देशित किया गया है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए विभाग द्वारा उनके खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम भेजी गई है और जहाँ ऐसी गंदगी मिलेगी वहाँ पहले उनको नोटिस दिया जाएगा, इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी जांच भी कराई जाएगी। वैसे सोडा अपने आप में कोई हानिकारक नहीं है अगर उसको स्वच्छता के साथ और पूरे नियमानुसार बनाया जाए।
इसलिए वो अलाउ भी किए जाते हैं। लेकिन अगर उनमें कोई गंदगी या इस प्रकार की कोई बात आती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के विकास खंड बाजपुर में बिना अनुमति के भवन कॉलोनियों का निर्माण का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कुछ अहोदेदार कमाई के लिए कानून व नियमों को तोड़ते हुए मनमानी पर उतारू हैं। चांदी के जूतों तले दबे विभागीय अधिकारी मनमानी कर अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं और करोड़ों रुपए के राजस्व को चूना लगाते हुए इन कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि इसके रक्षक ही भक्षक बने हुए हैं, जिसमें विभागीय अधिकारियों की भी संलिप्तता जग जाहिर होती है। पूरा मामला उत्तराखंड के जनपद की तहसील बाजपुर क्षेत्र का है, जिसमें दर्जनों स्थानों पर कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द कर कॉलोनियों के प्लाट काटकर कृषि भूमि को नष्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि कई जगह कृषि भूमि में रजिस्ट्री के बिना ही कॉलोनी निर्माण करा दिया गया। भूमि माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि हरे भरे फलदार पेड़ों को काटकर कॉलोनी का रूप दिया जा रहा है और प्रशासन आंखें बंद कर तमाशा देख रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें इसमें क्लियर नहीं हुई है, क्योंकि अगर हम बाजपुर की बात करते हैं तो बाजपुर सब डिवीजन के अंतर्गत सिर्फ 5 गांव ऐसे हैं जो कि मिनवी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और जो रेगुलेटरी एरिया से बाहर के गांव हैं जैसे गंदरपुर पूरा सब डिवीजन है और दूल्हा चौरा है, तो ये जगह ऐसी है जो कि अभी मिनवी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है। और इसका प्रपोजल एक शासन को भेजा गया है, क्योंकि डेवलपमेंट अब काफ़ी बड़ी मात्रा में जैसे गंदरपुर है, दूल्हा चौरा है, जितना भी हमारा नेशनल हाईवेज बन रहा है तो उसका ऑलरेडी एक प्रपोजल भेजा भी गया है, और जो रेगुलेटेड एरियाज के अंदर जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको प्रॉपर जेई से चेक करवाया जा रहा है, और वहाँ पे अनावश्यक रूप से या अवैध रूप से कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया जाएगा। और डीएम साहब के आदेशों क्रम में जो रेगुलेटेड एरिया से जो बाहर के क्षेत्र है वहाँ पे भी काम रुकवा दिया गया है, और जिले स्तर पर और खानदानी पे उनके में पीआईडी पास कराने की कार्रवाई की जा रही है। इलीगल रूप से कोई भी कंस्ट्रक्शन हो तो उसको रोका जाएगा।